हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम कर रहे थे प्रपोजल या ऑफर, और उसमें अब तक हमने देख लिया व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। एक ऑफर बनाने के लिए, करेक्ट ऑफर, एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए। फिर हमने देखा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा कि हर ऑफर देते टाइम अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें एक इंटेंशन होनी चाहिए, एक नीयत होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब तक ये देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें देख ले, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उनको समझे बिना आगे बढ़ने से आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने आपसे एक स्टोरी डिस्कस की थी कि एक ए है, वो रात को सो रहा है, उसे सपना आता है कि उसे अपना जुहू वाला घर बेच देना चाहिए, और वो सपने में बी से कह रहा है क्या तुम मेरा घर लोगे 2 करोड़ का। लेकिन सपनों पे जब तक काम नहीं करो तब तक वो सच नहीं होते। जब तक वो बी को बताएगा नहीं कि मेरा ऐसा ऐसा इंटेंशन है, मैं घर बेचना चाहता हूँ 2 करोड़ का, क्या तुम लोगे, तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो जब तक वो अपना ऑफर या प्रपोजल उसको बी को बताएगा नहीं तब तक वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। उसको सपना, उस ए को सपना है तो बी को सपना थोड़ी आएगा कि ए को ऐसा ऐसा सपना आया है। जब हमारा कोई सपना होता है तो हम उस पर काम करते हैं। हमने सपना देखा सीए बनना है तो हम उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपनी बात कहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ए सुबह सुबह गाड़ी निकालकर बी के पास गया था और उसने उससे वही बात कही थी। तो हमने देखा था अगर इच्छा हो तो उसे बताना बहुत ज़रूरी है, सिग्निफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक ऑफर पूरा होगा। ऑलराइट, इसे थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। ये आपको सेक्शन नंबर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बात जो मैंने अभी सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में बोली वही है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन वन पर्सन, जब एक आदमी टू अनदर, सेकेंड पर्सन को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट करता है, तब जाके वो एक ऑफर बन पाता है। तभी तो सामने वाले को उसकी बात समझ में आती है कि उसके दिल में क्या है। जब तक एक लड़का फूल निकाल के लड़की को देगा नहीं तब तक लड़की को समझ में कैसे आएगा लड़के के दिल में क्या है, या वाइस वर्सा ऑल्सो, व्हाई नॉट। लड़की जब तक फूल निकाल के लड़के को देगी नहीं तब तक लड़के को समझ में कैसे आएगा कि लड़की के दिल में क्या है ना। ऐसा ही होता है ना पिक्चरों में। अब दोनों अगर अपने अपने मन में सोचते रहेंगे मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, या वो सोच रहा है, लेकिन दूसरे को कुछ नहीं कहा, तो कोई और आएगा, तीसरे की एंट्री होगी, वो लड़की को लेके निकल जाएगा, या कोई तीसरी आएगी वो लड़के को लेके निकल जाएगी। इसलिए चुप नहीं रहना, अपनी बात शब्दों से या किसी तरह से जाहिर करनी है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया। ये सब हम देख चुके हैं। अब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इतने टाइम से कर रहे हो। व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन, कैसे करें हम कम्युनिकेशन, बताओ तो। रुक जाओ, बताते हैं। उससे पहले अगर आप इन दोनों को नहीं जानते तो आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, ठीक है। ये जेठालाल जब बबीता जी को प्रपोजल दे रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं, क्या आप मुझसे फ़ोन लेंगी 20,000 का, है ना। तो मैं आपसे आपको 2 टर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। जब जेठालाल प्रपोजल देंगे या ऑफर देंगे, सिनोनिम्स हैं, प्रपोजल या ऑफर सिनोनिम है, वो इनको प्रपोजल या ऑफर देंगे, फिर वो उसे एक्सेप्ट करेंगी
तब जाके बन जाएगा प्रॉमिस। किया हुआ ये सब कुछ, और जब दोनों साइड से ऐसा एक प्रॉमिस होगा तो वो बनेगा अग्रीमेंट। ठीक है ना, ये सब हमने किया है। तो जो प्रपोजल देता है या जो ऑफर देता है उसे कहते हैं प्रॉमिसर, या उसे ऑफरी भी कह सकते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिसर है, इंग्लिश लॉ में ऑफर या ऑफरी होता है। वैसे ही जो उसको एक्सेप्ट करके प्रॉमिस बनाएगा उसे प्रॉमिसी कहेंगे। यहां पर बबीता जी या ऑफरी, सॉरी ये होगा ऑफरर, ये होगी ऑफरी। प्रॉमिसर, ऑफरर, प्रॉमिसी, ऑफरी। देखो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो प्रॉमिस हो रहा है ना, प्रॉमिस दोनों के बीच में। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा प्रॉमिस। जो एक्सेप्ट करके प्रॉमिस बनाए वो प्रॉमिसी। जिसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, ये प्रॉमिसी हो गए। जिन्होंने ऑफर दिया था, प्रपोजल दिया था, वो प्रॉमिसर हो गए। प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिस। ऑलराइट, ये दो टर्म सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती थी कि आपको इनके बारे में भी पता हो। अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज यूज हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बात सीधी सरल वही है, जो ऑफर दे रहा है और जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। ऑलराइट, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और एक बढ़िया सी कहानी सुनते हैं। चलिए, ये एक बहुत प्यारा, बहुत शानदार सा घर है। इस घर के मालिक ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं गौरी दत्त। ये यहाँ पर अकेले रहते हैं। तो छुट्टियों में इनके यहाँ पर समय गुजारने आया है इनका नेफ्यू। बहुत ही खुश है अपने नेफ्यू से मिलके गौरी दत्त। उसके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नेफ्यू को भी बहुत मज़े आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी चल रही है। और इन दोनों का ध्यान रखते हैं इनके वफादार सर्वेंट लालमन शुक्ला। तो घर में कौन कौन है? गौरी दत्त हैं घर के मालिक, उनके नेफ्यू हैं जो छुट्टियों में आए हैं, ये है लालमन शुक्ला, इनके वफादार सर्वेंट जो इनका ध्यान रखते हैं। लेकिन खुशी के दिनों में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सबके चेहरे पे उदासी आ जाती है। एकदम से घर से नेफ्यू गायब है। नेफ्यू मिल नहीं रहा है, हर जगह ढूंढा। गौरी दत्त भी ढूंढ रहे हैं, लालमन भी ढूंढ रहे हैं, कमरे में जा जाके ढूंढ रहे हैं, वरांडा में ढूंढ रहे हैं, पड़ोसियों के ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब आसपास में तो देख लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो गौरी दत्त परेशान होकर लालमन को कहते हैं, जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ लाओ लालमन। और लालमन एक आज्ञाकारी सेवक की तरह उनके चरण छूता है, आशीर्वाद देता है और निकल जाता है लालमन को ढूंढने। वो लालमन को ढूंढ रहा है, कहाँ हो नेफ्यू, कहाँ हो नेफ्यू, वो उसे अभी ढूंढ नहीं पाया है। इतने टाइम में गौरी दत्त बेचैन हो जाते हैं। बेचैन होकर वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, एक सूचना देते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ लाएगा मैं उसे 501 रुपये दूंगा। बहुत प्यार करते हैं अपने नेफ्यू से। शगुन का 1 रुपया लगाकर वो 501 का रिवॉर्ड देने के लिए कहते हैं, जो भी ढूंढ लाएगा। लालमन बेचारा उसे ढूंढ रहा है नेफ्यू को, उसे कुछ नहीं पता कि पीछे से साहब ने क्या किया है, ऐसा कोई रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। बस लालमन तो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसे ढूंढ रहा है। फिर लालमन को मिल जाता है नेफ्यू। शिद्दत से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। लालमन की शिद्दत से वो नेफ्यू मिल गया। अब लालमन पहुंचा घर नेफ्यू को लेकर। तब तक अब लालमन को पता चल चुका है कि साहब ने कोई रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है। लालमन कहता है, साहब मैं आपका नेफ्यू ढूंढ लाया। शाबाश लालमन, मैं बहुत खुश हूं तुमसे, तुम बहुत वफादार हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। लालमन खुश होता है। फिर दबी जबान में कहता है, साहब को 501 रुपये। गौरी दत्त हैरान परेशान कहता है, कैसे 501 रुपये? कोई 501 रुपये नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ पर। लालमन को बहुत ठेस पहुँचती है। मैंने तो ऐसा इतना बढ़िया काम किया, साहब मुझे रिवॉर्ड नहीं दे रहे जो उन्होंने अनाउंस किया था बच्चे को ढूंढने पे। मैं ढूंढ तो लाया बच्चा। अब लालमन पहुँच गया कोर्ट। एक तरफ है लालमन, दूसरी तरफ है गौरी दत्त। अब ये सारी कहानी जज साहब ने सुनी, बहुत अच्छे से सुनी। अब जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा, देखो जब लालमन बच्चे को ढूंढ रहा था और ढूंढ के लाया
तब उसे नहीं पता था कि गौरी दत्त ने ऐसा कोई ऑफर दिया है कि बच्चे को ढूंढने पे 501 का इनाम है। जब लालमन को पता ही नहीं था कि 501 का इनाम है, तो अब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? वो बच्चे को ढूंढ के लाया, उसने वो काम जरूर किया जो ऑफर में था कि बच्चे को ढूंढ लाओ, लेकिन बिना उस ऑफर की नॉलेज के। लालमन को कुछ नहीं पता था कि ऐसा कोई ऑफर भी है। समझो, लालमन तो ढूंढने निकला हुआ है, पीछे से गौरी दत्त ऐसा एक अनाउंसमेंट करते हैं, ऑफर निकलवाते हैं कि सॉरी 1 सेकेंड, जो बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 501 का इनाम मिलेगा। लेकिन जब लालमन बच्चे को ढूंढ रहा था और ढूंढ के लाया, तो उसे इस अनाउंसमेंट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। अनाउंसमेंट के बारे में तो उसे बाद में पता चला जब वो बच्चे को ढूंढ लाया। चाहे बेशक उसने काम वही किया जो उस अनाउंसमेंट में था, लेकिन बिना उस ऑफर की नॉलेज के। इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, अग्रीमेंट कैसे होता है? ऑफर होता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, तब जाके वो अग्रीमेंट बनता है। और अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब बार बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ऑफर हो तो उसे कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट होगा तभी तो एक्सेप्ट होगा। गौरी दत्त ने ऑफर तो निकाला कि 501 दूंगा जो बच्चे को ढूंढ के लाएगा, लेकिन वो ऑफर जब लालमन को पता ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। लालमन ने बेशक किया वही जो उस ऑफर में लिखा था, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक बार यहीं पे इसको ब्रेक रोकते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, एक और स्टोरी सुनेंगे, बाद में अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टोरी तो समझ में आई। लालमन ढूंढने निकला हुआ है, गौरी दत्त ने पीछे से अनाउंसमेंट कर दी। लालमन को कुछ नहीं पता है कि ऐसी अनाउंसमेंट हुई है कि बच्चे को ढूंढोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। वो बच्चे को ढूंढ के ले आया, बाद में उसे पता चला रिवॉर्ड भी है। उसने कहा साहब मैं ढूंढ के लाया हूँ, रिवॉर्ड दे दो। लेकिन जज ने कहा नहीं, आपको ऑफर नहीं पता था तो एक्सेप्टेंस तो आपने की ही नहीं, अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इस केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। फर्स्ट पार्टी कौन है? लालमन शुक्ला, जो कोर्ट लेके गए, गौरी दत्त जिनको कोर्ट लाया गया, जिनके अगेंस्ट केस हुआ। ये साइटेशन है, नॉट रेलेवेंट। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, इनफैक्ट मैं कहूंगी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, अब यही इसके ब्रीफ फैक्ट्स हैं जो एक प्रॉपर वे में मैंने लिख दी है। गौरी दत्त's nephew absconded from home. Lalman was sent to search the boy. After he left, Gauri Dutt made the announcement. Lalman unaware of the announcement, उसे नहीं पता अनाउंसमेंट के बारे में, लेकिन बाद में he claims the award. इशू उनके बीच में क्या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? जज नो, he had no knowledge of the offer, so there is no acceptance. All right, now let's move on to next story. ये एक मर्डर हुआ है। ये है मिस्टर कार्वेडीन, इनके भाई जो मरे हुए हैं, जिनका मर्डर हुआ है, उनके भाई आते हैं सीन पर। मिस्टर कार्वेडीन बहुत दुखी है, उनके भाई का खून हो गया, बड़ी बेरहमी से किसी ने उनका खून कर दिया, बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर अपने आंसू पोंछ के प्रण लेते हैं कि भाई मैं तुम्हारे मर्डर को ढूंढ के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। अब सीन चेंज, ये घर है, यहाँ पर ये लेडी है मिसेस विलियम्स। मिसेस विलियम्स और ये आते हैं मिस्टर विलियम कूदते हुए शरारती से। मिसेस विलियम्स कहती हैं, इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या करके आए हो जिसे छुपा रहे हो। मिस्टर विलियम एक बहुत ही शरारती आदमी है, मिसेस विलियम्स को पता है, तो वो समझ गई है कि मिस्टर विलियम ने कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा किया है। मिस्टर विलियम कहते हैं, हाँ मैं एक आदमी का खून कराया, ये वही आदमी है जो अभी पीछे हमने सीन में देखे। मिसेस विलियम अपना घर बचाने के लिए चुप रहती है। क्या करें, मिस्टर विलियम उन्हें डरा भी देते हैं, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो देख लेना क्या होगा।
ऑलराइट। वहीं पे मिस्टर कार्वरडीन अपने भाई के मर्डर को ढूंढने के लिए बेचैन है, हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मर्डर मिल जाए। वो भी एक अनाउंसमेंट करते हैं, जो मेरे भाई के मर्डर को पकड़ने में मेरी मदद करेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे मर्डर पकड़ा जाए, मैं उसे इनाम दूंगा। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, जो मेरे भाई के मर्डर को पकड़ने में मदद करेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन देगा, मैं उसे इनाम दूंगा। ठीक है, ये बात सब लोगों को पता चलती है, मिस्टर विलियम को भी पता चलती है, मिसेस विलियम को भी पता चलती है, सबको पता है ये बात। अब मिस्टर विलियम आदत से मजबूर, कुछ ना कुछ तो उन्हें गलत करना ही है, वो अपनी बीवी को पीट देते हैं। बीवी को लग रहा है मैं बस मरने वाली हूँ, उसे एकदम रियलाइज होता है, अरे वो बेचारा जिसके भाई मर गया वो भी तो कितना दुखी होगा, नहीं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर मैं ऐसे मर गई तो। वो उठती है, मिस्टर कार्वरडीन के पास जाती है और बोलती है, आपके भाई के मर्डरर मेरे पति हैं, आपके भाई के मर्डरर मेरे पति हैं, मैं ये बता रही हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मेरा कॉन्शियस क्लियर करना है, मुझे अपनी आत्मा को साफ करना है, भगवान के घर साफ हाथों से जाना है, भाई मरने के बाद कोई वो ना रह जाए, आपके भाई के मर्डरर मेरे पति हैं। ओके, फिर वो कहती है लेकिन बाद में, चलो अब बता तो दिया ही है, वो रिवॉर्ड दे दो जो आपने अनाउंस किया था, अब मर्डर पकड़ा गया ना, मेरे पति तो पकड़े गए, अब वो मुझे रिवॉर्ड दे दो, आपने अनाउंसमेंट किया है। मिस्टर कार्वरडीन कहते हैं, पर मैडम अभी तो आप बोल रही थी कॉन्शियस क्लियर करने के लिए बोल रही हूँ, पाप से मुक्ति पाने के लिए बोल रही हूँ, आत्मा पे से बोझ हटाने के लिए बोल रही हूँ, अब आप कह रही हो रिवॉर्ड दे दो, ये तो गलत बात है, मैं नहीं दे रहा आपको रिवॉर्ड। पर वो बोलती है, अरे चाहे मैंने आत्मा की संतुष्टि के लिए किया, मुझे पता तो था रिवॉर्ड, आपको क्या मैंने क्यों किया, आप मुझे पैसे दो ना, आप मुझे रिवॉर्ड दो। पर वो नहीं मानते। अब ये दोनों हैं कोर्ट में, जज साहब ने ये भी कहानी पूरी तसल्ली से सुनी, सब कुछ सुना। अब जज साहब ने कहा, देखो ऐसा है, मिसेस विलियम्स को पता था कि ऐसा एक रिवॉर्ड है, जो मर्डर को पकड़वाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, पता था। मिस्टर कार्वरडीन कह रहे हैं हाँ जी पता तो था, मिसेस विलियम कह रही है हाँ जी पता था। तो अब उन्होंने चाहे अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए किया, अपनी आत्मा की शांति के लिए किया, भगवान के डर से किया, अरे भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उस ऑफर में लिखा था उनको पता था, उन्होंने वो काम कर दिया। मिस्टर कार्वरडीन अपनी जेब हल्की करिए और मैडम को रिवॉर्ड दे दीजिए, ठीक है। फिर से मिसेस विलियम को उस ऑफर के बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में पता था, उसकी पूरी नॉलेज थी, उन्होंने काम चाहे किसी भी नियत से किया, लेकिन वो काम किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस मर्डर के बारे में बताया, मर्डर पकड़ा गया, अब वो रिवॉर्ड की हकदार हैं। यहाँ ऑफर भी था, जो अनाउंसमेंट थी, एक्सेप्टेंस भी था, उन्होंने आके उसे बताया और उसकी ऑफर की नॉलेज से बताया, आप इन्हें रिवॉर्ड दीजिए, ये रिवॉर्ड की हकदार हैं। ऑलराइट, ये केस है विलियम्स वर्सेस कार्वरडीन। विलियम्स मतलब मिसेस विलियम्स, कार्वरडीन मतलब जिनका मर्डर हुआ उनके भाई। ऑलराइट, ये केस के फैक्ट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए। वो रिवॉर्ड ऑफर करते हैं, उन्हें पता है, लेकिन वो कॉन्शियस क्लियर करने के लिए बोलती हैं। अब मुद्दा यहाँ पर क्या है, इशू क्या है, हैज द प्लेंटिफ फॉर्म्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंडेंट, क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वर्ड्स दो नए हैं, उन्हें बता दूँ। मैंने पर्पसली रखे हैं क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपका कुछ केस लॉ पे जो क्वेश्चन आए वो ऐसे आ जाए। प्लेंटिफ वो होता है जो कोर्ट जाता है, जो कोर्ट में केस लेके जाता है वो होता है प्लेंटिफ। यहाँ पर कौन लेके गया है, मिसेस विलियम। डिफेंडेंट कौन होता है, जो उस केस को डिफेंड करता है, उसका बचाव करता है, जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है, मिस्टर कार्वरडीन। तो इशू ये है, मुद्दा ये है कि मिसेस विलियम और मिस्टर कार्वरडीन के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
जबकि मिसेस विलियम का कोई मोटिव नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो उस रिवॉर्ड को पाए। ऑफर था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उस रिवॉर्ड की इच्छा के बिना। तब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? देखो, इसमें और लालमन शुक्ला में फर्क समझो। लालमन शुक्ला में ऑफर था, उसको रिवॉर्ड चाहिए भी, लेकिन उसने जब वो काम किया तो उसे उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ पर मिसेस विलियम को ऑफर की नॉलेज थी और फिर उन्होंने वो काम किया। अब पहले रिवॉर्ड चाहने की इच्छा से किया या नहीं किया, बाद में वो एंटाइटल्ड है उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, क्योंकि ये एक ऑफर प्लस अग्रीमेंट प्रॉपर हो गया है, तो एक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। और यही लिखा है जज ने। इसकी लास्ट लाइन देखिए, हर मोटिव क्या होता है? ए बी का जाके मर्डर कर देता है, उसने किया क्या? मर्डर, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या था? आप सारा दिन पिक्चर्स में, टीवी में, न्यूज़ में देखते रहते हैं, मोटिव क्या है? कोई ये काम क्यों करेगा? मर्डर कोई ऐसे उठ के तो नहीं कर देगा, उसका मोटिव क्या है? मोटिव है, सपोज उसको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी या बदला ले रहा था किसी बात का। वैसे ही आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, कर तो रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको जो आपने प्रोफेशन चूज किया है उसमें सक्सेसफुल होना है। वैसे ही, लेकिन यहाँ पर मोटिव इररेलेवेंट है। यहाँ पर मोटिव इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट मतलब उसका कोई मायने नहीं है। मिसेस विलियम ने किसी भी मोटिव से किया, ऑफर था ना, ऑफर था कि रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सेप्टेंस थी ना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी जाके, उनको इस ऑफर के बारे में पता था और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। उस समय मन में कुछ भी रहा हो, लेकिन ऑफर था, ऑफर की नॉलेज थी और एक्सेप्टेंस था। ठीक है, देखो, या तो एक्सेप्टेंस होगी या एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एक ऑफर है कि जो ढूंढ के लाएगा बच्चे को, उसको मैं 500 रुपये दूंगा। अब इसमें एक्सेप्टेंस होगी या एक्सेप्टेंस नहीं होगी? एक्सेप्टेंस कब नहीं होगी? जब ऑफर हो। लेकिन जो सामने से बंदा काम कर रहा है, जो सामने वाला इंसान काम कर रहा है, देखो, ये फर्स्ट पार्टी ने तो ऑफर दे दिया, लेकिन जो सेकंड पार्टी है वो काम तो कर दे, उसने वो काम तो कर दिया जो ऑफर में दिया था, लेकिन नॉलेज नहीं थी उसको ऑफर की जब उसने वो काम किया, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। जब तक किसी को ऑफर के बारे में पता नहीं है वो उसे एक्सेप्ट कर नहीं सकता। सीधी सिंपल बात। ऑफर पता है कि ऐसा ऐसा ऑफर है तो एक्सेप्ट कर सकता है, ऑफर नहीं पता तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। काम कर दिया, सब कुछ हो गया, बाद में कह रहा है अब मुझे आपका ऑफर पता चल गया। नहीं भैया नहीं, पहले ऑफर होगा, ऑफर सेकेंड पार्टी को पता होगा, वो उसे एक्सेप्ट करेगा, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे कि ऑफर फर्स्ट पार्टी यहाँ भी देगी, नॉलेज ऑफ ऑफर भी जाएगी दूसरी पार्टी के पास, फिर वो उसको काम करेगी, चाहे उसका मोटिव कुछ भी रहा हो। तो ये नो एक्सेप्टेंस का केस कौन सा है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। और ये एक्सेप्टेंस का केस कौन सा है? विलियम्स वर्सेस कार्बरडीन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। अब जो बार बार हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, ऑफर कम्युनिकेट करना मतलब ऑफर की नॉलेज उस पार्टी को देना, उस पार्टी तक उस ऑफर की नॉलेज पहुंचे जो उसे एक्सेप्ट करेगी। अगर उस पार्टी को ऑफर की नॉलेज ही नहीं है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, हस्बैंड ने मेंटेन करने का प्रॉमिस किया है लेकिन अब नहीं कर रहा है, आप बताइए सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। आई होप आप सबको पता चल गया होगा इस कल वाले लेक्चर में कि ये केस किसके फैक्ट्स पे बेस्ड था। ये बाल्फर वर्सेस बाल्फर के फैक्ट से इंस्पायर्ड था। और एक मजे की बात, ये आपके सीए इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, तो ये आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिल रही है कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके पेपर में।
बाल्फर वर्सेस बाल्फर की स्टोरी हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझी थी, वही फैक्ट्स एग्जैक्टली यहाँ पर पूछे गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको केस समझ में आ गया, केस की स्टोरी समझ में आ गई, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी है। अब आई होप आप सबने अटेम्प्ट किया है। हाँ, ऐसा है कि इसे वन वे ट्रैफिक नहीं रखते हैं जो मैं लेक्चर्स आपको दे रही हूँ। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो, उसके बाद आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, या आप अपने आंसर्स कुछ दिखाना चाहते हो, पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जो भी लिखोगे उससे दोनों में डिस्कशन होगी और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मुझे ये आपको सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट करवाना है, मेरे पास अभी टाइम है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत मैं कर लेती हूँ, आप बाकी सब संभाल लो। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट है तो इसके कमेंट में लिख दो, फिर हम उससे इसको और डिस्कस कर लेंगे। अब इसका आंसर, ये अग्रीमेंट मेंटेनेबल था कि नहीं था, सॉरी ये सूट मेंटेनेबल था कि नहीं था, उसके लिए क्वेश्चन तो एक ही है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था कि नहीं था। हमें ये भी पता है ये नहीं वैलिड था क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था। यही बातों को हम पहले लिख देंगे। एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, पता है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यही इस केस की जान है, इसी वजह से सूट नहीं मेंटेनेबल है, आपने ये भी लिख दिया। फिर ऑफर अगर लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन से हो, वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो वो एक बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्लोज रिलेशनशिप्स में जनरली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, मदर डॉटर, फादर सन, इनमें क्या होता है, जनरली हमारी नीयत नहीं होती है लीगल रिलेशनशिप बनाने की। आप ये बात लिखोगे जिससे आप कन्वे कर सको कि लीगल रिलेशनशिप नहीं होता क्लोज रिलेशंस में, जब उनके बीच में कोई बात होती है। जैसे कि आप एग्जांपल दे दो, कितने सारे हमने डिस्कस किए, डिनर पे जाने की बात हो, मूवी पे जाने की बात हो, एटसेट्रा, उन्हें एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, इसलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो हो गई बात। अब आते हैं जो हमें फैक्ट्स दिए हुए थे। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है कि वो वाइफ को मेंटेन करेगा, लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है कि जो प्रॉमिस किया था अब उसको वो निभा नहीं रहा है। तो आप आंसर दोगे सूट बाय वाइफ इज नॉट मेंटेनेबल नहीं है, पहले बता दो, फिर दो उसके रीजंस। उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं था? क्योंकि लीगल रिलेशनशिप ही नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था। उसके बाद हमको पता है ये क्वेश्चन किस केस पे बना है, तो वो हमने केस लिख दिया, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, उस लिख दिया कि उसी केस में ऐसे ही फैक्ट्स थे और ऐसा ही जजमेंट आया था। आपने सब कुछ बता दिया, आपने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, आपने बता दिया इंटेंशन टू लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है इसलिए मेंटेनेबल नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ऑलराइट, अब आज का जो आपका क्वेश्चन है उसे आप आराम से पढ़ लेना। G sent his servant to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to reward. G ने L को भेजा है नेफ्यू ढूंढ के लाओ। उसके बाद वो एक अनाउंसमेंट भी करता है, जो नेफ्यू ढूंढ के लाएगा उसे मैं पैसे दूंगा। L ढूंढ के ले आया लेकिन L को पैसे नहीं मिल रहे। अब आप बताइए ऐसे में क्या होगा? आपको भी समझ में आ तो गया होगा ये कौन से केस पे बेस्ड है। आप इसको लिखने का अटेम्प्ट करिए, अगर आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए, जिससे कि आपस में भी आप लोग डिस्कस कर सके और मैं भी देख सकूं आप लोग आंसर्स कैसे लिख रहे हैं। ऑलराइट, नाउ आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद दिस थॉट, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। एक दिन में बड़े काम नहीं होते, छोटे छोटे काम रोज मिलके एक बड़ा काम करते हैं। तो बड़ा काम एक दिन में नहीं होगा, आज का काम आज करिए, कल का काम करिए, धीरे धीरे रोज ऐसे काम करिए, बड़े से बड़ा रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑलराइट, कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।